Hello everyone, welcome to this video lecture series. In this video lecture we are going to discuss about the introduction part of chapter 13 direct and inverse proportion. ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है एंड किस तरीके से इनके क्वेश्चंस होते हैं, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स, इनके फॉर्मूलाज को आप कैसे याद रख सकते हैं. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट आर प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रिलेशन को यूज़ करते हुए, रिलेशन यूज़ करना है एंड देन इसको हमें अपॉन में शो करना है या रेशो में शो करना है. क्लियर? तो रेशो मतलब सिर्फ हमें प्रोपोर्शंस ध्यान रखना है. इसका साइन, एक वैल्यू ऊपर रहेगी, एक वैल्यू नीचे रहेंगे. क्लियर? तो ये है हमारा प्रोपोर्शन. बस अगर आपको ये ध्यान है कि प्रोपोर्शन मतलब डैश लगाना है, इक्वल टू में फिर सामने भी डैश लगाना है, ये बेसिकली प्रोपोर्शन होता है. आई होप आपको क्लियर है इतना सा कि A1 अपॉन A2 या B1 अपॉन B2 समथिंग लाइक दिस. तो प्रोपोर्शन का बेसिकली मतलब है दिस साइन एंड दिस साइन. बस अगर आपको सिर्फ ये दो चीज़ें याद हैं, फॉर्मूला याद करवाने की गारंटी मेरी. क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सपोज़ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बात करती हूँ. आप लोग बाज़ार गए, आपने ऑरेंज परचेज़ किया, आपने 10 किलो ऑरेंज लिए 10 kg, और वो 10 किलो ऑरेंजेस आपको पड़े 200 रुपीज़ के. कितने रुपीज़ के पड़े? 200 रुपीज़ के. ये आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया. चलिए अब आप फिर बाज़ार गए, किसी दिन आपने 1 किलो ऑरेंजेस लिए और वो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ में आ गए. कभी इससे ज़्यादा, मान लिया आपने 50 किलो ऑरेंजेस लिए. अरे शादी वादी का टाइम भी तो होता है ना, तो हो सकता है अपने को और ज़्यादा ऑरेंजेस लग गए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने में आ रही होगी. चलो इसको मैं बाद में दिखाती हूँ, कुछ और दिखाती हूँ. अगर सपोज़ मुझे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है परचेज्ड. ठीक है, सपोज़ मैंने एक दुकान पे जाके कुल मिला के कोई एक जैसे 10-12 आर्टिकल्स परचेज़ किए, 10 आर्टिकल्स परचेज़ किए, और वो 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट आई मुझे 50 रुपीज़. ठीक है, चाय की पत्ती मान लो, चाय छन्नी मान लो, कुछ भी मान लो, स्टेनर ले लो. अब 10 आर्टिकल्स के बजाय मैंने लिए जाके वहाँ 50 आर्टिकल. मेरे घर में ढेर सारा काम है तो मुझे ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने सारे ही उठा लिया. अब तो ये मुझे कितने का पड़ेगा? ये मुझे पड़ा कितने का? 250 रुपीज़ का. और एक ही आर्टिकल, एक ही चाय पत्ती, चाय छन्नी लेके आनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मुझे बन गई सिर्फ 5 रुपीज़ की. क्लियर? क्लियर. अब एक और चीज़ लेते हैं. सपोज़ मैंने बैंक में जाके 1000 रुपये जमा किए. बैंक वालों ने कहा आपको 1000 रुपये के ऊपर 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा? 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. मैंने कहा यार 10 रुपये का इंटरेस्ट 1000 में मिल रहा है, चलो तो अपन और ज़्यादा जमा कर देते हैं. अपन 5000 रुपये जमा कर देते हैं. कितने जमा कर देते हैं? 5000. तो मुझे यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट मिला, कितना मिलेगा इंटरेस्ट ज़रा देख? 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नोटिस करने जैसी आ रही हैं. नोटिस की चीज़ अब हम समझते हैं. देखो यहाँ पे जो प्रपोर्शन होता है, इसमें हमें दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है, उसमें रिलेशन समझना होता है. देखो 10 किलो ऑरेंजेस 200 रुपीज़ के आ रहे थे. ये 1 किलो जब हम लेके आए तो वो सस्ते हो गए, 50 किलो लेके आए महंगे हो गए. क्या समझना है अभी? मुझे आपको सिर्फ इतना सा समझाना है. देखो 10 किलो और 200, 10 किलो से 1 किलो कम है ना, मैं कम के लिए डाउन एरो यूज़ कर रही हूँ. इधर ये कम है. अब अगर मैं दूसरा रिलेशन समझाऊँ, ये वाला रिलेशन फॉर एग्जांपल, 10 किलो से 50 kg ज़्यादा है या नहीं? ज़्यादा है. और ये 1000 ज़्यादा है या नहीं? है. तो देखो इस रिलेशन में हमने देखा दोनों एरो डाउन आ रहे हैं और यहाँ हमारे दोनों एरो अप आ रहे हैं. अब इधर देखो 10 आर्टिकल्स खरीदने गए 50 रुपये के, 50 आर्टिकल्स 250 के. अभी हम सिर्फ इसको कंपेयर कर रहे हैं. 10 से 50 ज़्यादा है. 250 50 से ज़्यादा है. चलो अब ऊपर चलते हैं. अब इसको हम छुपा देते हैं. ठीक है, 10 आर्टिकल से 1 आर्टिकल कम है, 50 रुपये से 5 रुपये कम है. ठीक है, 1010 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है. 5000 इससे ज़्यादा है, 50 रुपये 10 से ज़्यादा है. देखो बच्चों, हमें क्या नोटिस करने में आया है, जो भी स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, तो आपको एक वैल्यूज़ जो दे रखे होंगे उसमें कुछ देखना पड़ेगा कि एक वैल्यू ऐड करने के बाद दूसरी ऐड हो रही है या कम हो रही है,
ज़्यादा हो रही है, इधर भी ज़्यादा हो रही है, ये कम ये कम, समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें। तो इस तरीके के प्रपोर्शन जो होते हैं, सपोज़ आपने बाज़ार जाने के लिए इतना पैसा दिया, इतना पैसा में आपको ये मिला, तो वो सब चीज़ें डायरेक्ट कहलाती है। या फिर इसकी जगह मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मान लिया हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर और उसमें 1 लीटर तेल लग गया, ऑयल लग गया, पेट्रोल लग गया, डीजल लग गया, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। अब अगर सपोज़ ठीक है, पर यार 10 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया यार, 50 किलोमीटर मानो। अब अगर बाई चांस मुझे 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो मुझे मेरा पेट्रोल जो है वो कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। 50 किलोमीटर 1 लीटर में चल रहा है, तो 100 किलोमीटर 2 लीटर तो लगेंगे। अब अगर 25 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है, तो मुझे 25 किलोमीटर में 50 किलोमीटर 1 लीटर में हो रहा है, तो 25 किलोमीटर आधा लीटर में हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ नोटिस करने में, यहाँ पे 50 से 100 ज़्यादा है, 1 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। 25 जो है वो 50 से आधा है, ये भी इसका आधा है, ठीक है। तो दोनों प्रपोर्शन जो हैं या तो एक साथ डिक्रीज़ हो रहे हैं या एक साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक साथ डिक्रीज़ हो रहे हैं या एक साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखो ये नोटिस करो। तो ये जो प्रपोर्शंस होते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इतनी चीज़ तो समझ में आ गई कि ये कहलाते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे मेंशन करते हैं, वो सब अभी सीखते हैं। अब हम ज़रा देख लेते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। कौन सा? इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन वो होते हैं जिसमें दोनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू अलग अलग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैंने माना सपोज़ मुझे ये एक घर बनाना है, ठीक है। इस एक घर को बनाने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने 10 वर्कर्स लगा रखे हैं, और मेरा बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन का काम है, और मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड है कि ये 10 वर्कर्स जो हैं वो आने वाले 5 दिन के अंदर काम कर देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज़ मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, मेरी इच्छा है यार चलो छोड़ो आराम से 10 दिन दे देंगे वर्कर्स को, तो क्या इन 10 दिनों के लिए भी मैं 10 वर्कर लगाऊं? मैं चाहूँ तो इन 10 वर्कर्स की जगह 5 वर्कर्स कर सकती हूँ ना, ताकि मेरा काम 10 दिन में ही हो जाए कंप्लीट, आराम से 10 दिन तक चला जाए। अब मेरी इच्छा है कि नहीं, मुझे तो काम जो है वो लगभग 3 डेज़ में ही कंप्लीट करवाना है। तो हो सकता है, मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं करी है, हो सकता है कि डेफिनेटली इतना तो समझ में आ रहा है 10 वर्कर 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में ही काम निपटाने के लिए मुझे ज़्यादा वर्कर्स चाहिए। मान लिया मुझे 14 वर्कर्स चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ मैंने क्या नोटिस किया? यहाँ मैंने नोटिस किया कि 10 वर्कर 5 दिन में काम कर रहे हैं। ये 5 वर्कर्स जो है 10 वर्कर्स से कम है, लेकिन ये 10 डेज़ 5 डेज़ से क्या है? ज़्यादा है। देखो चेंज हो गया। सिमिलरली ये 14 वर्कर 10 वर्कर से ज़्यादा है, लेकिन ये 3 डेज़ 5 डेज़ से क्या है? कम है। ये चीज़ समझ में आती है। इसके अलावा अपन और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया कि मेरे पास 50 स्वीट्स है। कितनी स्वीट्स हैं? 50 स्वीट्स, और मैं उन्हें लेके आई थी 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और मैंने वहाँ आके देखा कि अरे बच्चे जो हैं वो 10 की जगह कितने हो गए? 20 हो गए। 20 बच्चे, 10 बच्चों के लिए 50 स्वीट्स थी, 5-5 स्वीट्स पर बच्चे को मिल रही थी। अब 50 स्वीट्स की 50 स्वीट ही हैं, लेकिन 20 बच्चे हो गए हैं, तो अब क्या होगा? उन्हें कितनी स्वीट्स मिलेंगी? तो लगभग एक बच्चे को कितनी मिलेगी? आधी, 2.5 स्वीट्स। यहाँ हमने क्या देखा? हमने यहाँ चीज़ देखी कि 20 10 से ज़्यादा है, लेकिन 25 50 से कितना है? 2.5 50 से कितना है? आधा है, कम है। तो यहाँ पे प्रपोर्शंस आधे आधे चेंज हो रहे हैं, कभी ये बढ़ रहा है, कभी ये घट रहा है, कभी ये इंक्रीज़ हो रहा है, कभी ये डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा था? दोनों या तो साथ में डिक्रीज़ होंगे, दोनों साथ में इंक्रीज़ होंगे। तो जो ये टेढ़ा मेढ़ा काम होता है ना, आधा अधूरा, वो कहलाता है इन्वर्स प्रपोर्शन, और जो ये एक साथ दोनों प्रपोर्शन अप, ये दोनों प्रपोर्शन डाउन, वो कहलाते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब इन्हें लिखते कैसे हैं और इन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सभी तरीके के, भले डायरेक्ट हो या इन्वर्स हो, कौन से हों? डायरेक्ट हो या इन्वर्स हो, आपको दोनों प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का हमेशा यही तरीका देखना है, टेब्यूलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? टेब्यूलर फॉर्म। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको एक्स आइडेंटिटी वाई एंटिटी अलग अलग निकालना है। सपोज़ हमारा क्वेश्चन है, मैंने शुगर का वेट दे दिया और मैंने उनका कॉस्ट दे दिया। क्या दे दिया? वेट ऑफ शुगर।
वेट ऑफ शुगर, एक चीज़ ये दे रखी है क्वेश्चन में, एक चीज़ दे रखी है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ x, इसे मैं मान लेती हूँ y, क्लियर। तो हमें यहाँ पे 10-12 चीज़ें दे रखी है, मैंने उन्हें अलग अलग कर लिया, ठीक है। मान लिया शुगर का वेट, 1 किलो शुगर जो है उसकी कॉस्ट आ रही है 18 kg, 18 रुपीज़, ठीक है। 3 किलो शुगर की वेट की कॉस्ट आ रही है 54, 5 किलो शुगर की कॉस्ट आ रही है 90, ठीक है। तो आपसे कहा है आपको निकालना है 6 किलो शुगर का कॉस्ट, ठीक है, या 2 किलो शुगर का कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले ये चीज़ समझो, यही समझो कि 1 किलो शुगर का कॉस्ट है 18 रुपीज़, हमें एक नोटेशन दे रखा है। ये 3 किलो शुगर जो है वो 1 किलो से ज़्यादा है ना, 54 भी ज़्यादा है, ठीक है। 5 किलो शक्कर 1 किलो से ज़्यादा है तो उसके पैसे भी ज़्यादा है। थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। अब 2 किलो शक्कर जो है वो 2 किलो 1 किलो से ज़्यादा है और उसका रेट जो आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? डायरेक्ट। कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा आपको याद रखना है, आपको ये एक्स वाई है तो ये जितने भी हैं वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे चलते जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। कैसे हुआ उसके बारे में अभी बात करते हैं। दूसरा प्रोपोर्शन देखते हैं एक और। चलिए, अब मैंने कहा कि हम लोगों ने एक बॉक्स का, एक मिठाइयों का एक डिब्बा है, ठीक है। वो मिठाइयों के डिब्बे में ढेर सारी मिठाइयाँ हैं और उन ढेर सारी मिठाइयों को मैंने लगभग 24 बच्चों के बीच में बांट दिया, ठीक है। और अब मुझे पता चला कि दूसरे दिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादा या कम हो गए, तो आपसे पूछने में आएगा कि टोटल कितने बच्चों को कितनी कितनी मिठाइयाँ मिली, ठीक है। ये मैंने मिठाइयों का एक डिब्बा बना दिया, मान लो, समझ आ जाएगा ना यार। स्वीट्स, ठीक है, ये इसका फ्लैप रहा। चलो, तो हमने यहाँ पे लिखा स्वीट्स और दूसरी तरफ हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अभी मैं कह रही हूँ कि टोटल चिल्ड्रन है 24 और हर बच्चे को मिली है 5 स्वीट्स। कितनी स्वीट्स मिली है? 5 स्वीट्स। डिब्बा सेम ही है। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे हर बच्चे को 6 स्वीट दी हो, मैंने कितनी दी हो? 6 स्वीट्स, तो यहाँ पे बच्चे कितने होंगे? थोड़ा सा सोचते हैं। देखो, 24 बच्चों को 5 स्वीट्स मिली है, इतने से डिब्बे में से 5-5 स्वीट मिली है, तब जाके 24 बच्चे कवर हुए हैं। अब अगर इसी डिब्बे में से मुझे 6-6 स्वीट्स बांटनी है तो बच्चे कम करने पड़ेंगे ना, हाँ या ना? जो 24 थे उनसे कम करने पड़ेंगे। स्वीट्स बढ़ गई लेकिन ये कम हो गया, तो ये प्रोपोर्शन कौन से प्रोपोर्शन कहलाते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शन। कौन से प्रोपोर्शन कहलाते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला होता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। क्लियर? तो यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है आगे जाके कि हमें ये याद नहीं रहता कि फॉर्मूला कौन सा किसका है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा किसका है, इसका याद रखने का मैंने एक छोटा सा ट्रिक डेवलप किया है जिसकी वजह से मैं याद रखती हूँ, ठीक है। चलिए ज़रा आप पे भी ट्राई कर लेते हैं। हम जो डी बनाते हैं ना, सबसे पहले आपको इतना तो मालूम है ना कि जब ये टेबुलर फॉर्म्स में हम लिखते हैं तो टेबुलर फॉर्म्स में लिखने की वजह से ये तो हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये जैसे चलते जाएंगे वो x1 x2 x3 जितना हम बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, ये तो हमें पता है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं। हम डी जो बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं हम? डी। तो आप याद रखने के लिए डी को क्या है, पूरा नीचे बनाने के बजाय उसे कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दो। तो आपको याद रहेगा कि भाई एक ही लाइन में जो ऊपर और नीचे है ना उसी को हमें अपॉन में लेना है। सी x1 y1, मैंने ये डी बनाया और उसी को कट कर दिया, तो मुझे याद रह गया कि मुझे इन्हीं को अपॉन में लेना है। ये समझ में आया? अब आई, हम क्या बनाते हैं? आई, हम बनाते हैं ना आई, तो हम उस आई को थोड़ा सा बड़ा बना लें, ठीक है। तो ये आई आ रहा है x1 में और x2 में, हमें इसी को क्या करना है? प्रोपोर्शन में लेना है। तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, और नीचे का आई ऐसा बन गया। समझ में आया? ज़रा इसे टेबल के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करके देखें तो क्या ये सही है? क्या ये x1 हो गया, ये x2, ये y1, ये y2,
इसे कंस्ट्रक्ट करके देखें तो ज़रा डी रहा, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। कोशिश कीजिए अगर आपको ये याद रह जाए, बिकॉज इसके अलावा और कोई मेथड मेरी नज़र में नहीं है कि आप इन्हें इजीली लर्न कर पाएँ। डी बनाते टाइम ही कट लगा दो, उसके पहले आपको इतना सा क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सारा x1, x2 की लाइन चल रही है, नीचे सारी y1, y2 की लाइन चल रही है। देन डी लगाते टाइम उसे कट कर दो, देन आपको समझ पड़ जाएगा कि ये सारी लाइन एक साथ, ये सारी अपॉन में रहेगी एंड ये अपॉन में रहेगी। क्लियर। आई बनाते टाइम जब हमने आई बनाया तो क्लियर है कि आई में हमेशा ये दोनों ही एक साथ होंगे और ये दोनों एक साथ होंगे। क्लियर। विद दिस वीडियो लेक्चर मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी है इंट्रोडक्शन में कि डायरेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अवर डायरेक्ट का फॉर्मूला एंड दिस इज़ हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला। आई होप आपको ये याद रहा होगा, बहुत इजी है, तो एक बार ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं भूला जाएगा। ओके, सो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इसके क्वेश्चंस अब हम लोग आने वाले वीडियोज़ में करते हैं। सो थैंक यू।